हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को विज्ञान का वायरल पेपर करा रहे हैं। ये इसका पार्ट 2 है। ठीक है। पार्ट 1 में आप सभी को जितने भी इसके बहुविकल्पी प्रश्न थे सभी करा चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। आज आप सभी को पार्ट 2 में जितने भी इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनते हैं सभी प्रश्न आपको कराने वाले हैं। आप इस पेपर को देख सकते हैं। 4 मार्च को यही पेपर आने वाला है, तो आप इस पेपर का संपूर्ण हल जरूर करें। देखिए यहाँ पे 3 घंटा 15 मिनट का समय रहता है और 70 नंबर का पेपर रहेगा। यहाँ पे इसका निर्देश कुछ दिया है, पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हैं, या पार्ट 1 में इसको खूब बढ़िया से बताए हैं, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहे हैं, जाके पार्ट 1 देख सकते हैं। देखिए पूरा डिटेल में आपको हर चीज़ डिटेल में करवा के बताए हैं। तो चलिए इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है। तो देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को आप सभी को पूरा कॉपी पे इस प्रकार से लिख के बताएंगे कि बोर्ड के एग्जाम में आप प्रश्नों को कैसे कॉपी पे लिखें जिससे एग्जामिनर आपका एक नंबर भी ना काटे। इसलिए कि कॉपी लिखने का भी सही तरीका होना चाहिए। कॉपी आप जैसे मन का तैसे लिख के आएंगे तो एग्जामिनर क्या करते हैं कि नंबर काट देते हैं। तो यहाँ पे देखिए खंड ब है। खंड ब के वर्णात्मक प्रश्न आपको कहे थे कि पार्ट 2 लाएंगे, इसमें सभी प्रश्नों को आपको कराएंगे। तो यहाँ पे इसका पहला प्रश्न है, और देखिए पहला प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में टोटल 4 नंबर का पूछता है। ये एकदम रियल पेपर है, देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो दोनों लैंग्वेज में आप देख सकते हैं। देखिए, एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा है। बाइक के पीछे से आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 4 मीटर की है, तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी पर और कहाँ दिखेगा। किरण आरेख बनाकर भी आपको समझाना है। अब देखिए इस प्रश्न को आप कैसे करेंगे। तो पहले नंबर पे आपको कॉपी बताने वाले हैं, इसलिए कि इस प्रश्न को पूरा कॉपी बता दें जिससे आपको प्रश्न लिखने का सही तरीका पता चल जाए। इसलिए कि इसमें कुछ निर्देश के बारे में उपभाग 1 उपभाग 2 रहता है, तो इसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिखिएगा खंड ब। खंड ब में देखिए अब क्या है आपका वर्णात्मक प्रश्न है, तो यहाँ पे लिखिएगा एक लाइन छोड़ के वर्णात्मक प्रश्न। वर्णात्मक प्रश्न। फिर इसके बाद आपका क्या उपभाग फर्स्ट है, तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ के लिख लीजिए उपभाग फर्स्ट। उपभाग फर्स्ट इतना आपको लिखना पड़ेगा विज्ञान में। ठीक है। देखिए अभी तक जो आप हिंदी और गणित का पेपर दिए होंगे तो इसमें इस तरह उपभाग 1 उपभाग 2 नहीं था, लेकिन यहाँ पे दिया है, तो इसलिए यहाँ पे कॉपी लिख के बताना आपको जरूरी है। देखिए आप यहाँ पे जैसे आपको प्रश्नोत्तर संख्या 1 है, जैसे 1 वाला प्रश्न कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या। प्रश्नोत्तर संख्या यह है 1 कर रहे हैं। ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपका सवाल है, फिर सवाल आपको हल करके समझा रहे हैं। देखिए कह रहे हैं एक मोटर बाइक के पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण। यहाँ पे देखिए क्या है उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले जब सवाल को हल कीजिएगा तो यहाँ पे बगल में लिख लीजिएगा हल। हल लिखने के बाद जो दर्पण रहेगा सबसे पहले उसका नाम लिखिएगा। तो यहाँ पे लिखा है उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण नाम लिख लीजिएगा। उत्तल दर्पण यानी जो दर्पण का नाम देगा तो वो दर्पण आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे एग्जामिनर का नज़र इसी पे जाए तो वो समझ जाए कि हाँ कौन से दर्पण में आप सवाल हल कर रहे हैं। अब देखिए 2 मीटर की वक्रता त्रिज्या है, तो यहाँ पे लिखिएगा वक्रता त्रिज्या। क्या लिखेंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को देखिए कैपिटल R से दिखाते हैं। ये R बराबर कितना है 2 मीटर है, तो 2 मीटर लिखिए यहाँ पे 2 मीटर। देखिए जब भी आपको वक्रता त्रिज्या देगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, तुरंत आपको फोकस दूरी ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए फोकस दूरी वाला फार्मूला क्या होता है आपको यहीं पे बता देते हैं। फोकस दूरी को F से दिखाते हैं। F बराबर होता है R/2 होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ R का मान कितना है 2 मीटर में है, और बटा में कितना ले लेंगे 2 ले लेंगे। देखिए 2 से 2 कटाएंगे कितने बार में 1 मीटर में हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब इस प्रकार का सवाल लगाइएगा ना तो इसको आप क्या कीजिएगा सेंटीमीटर में बदल के लगाइएगा, जिससे आपको लगाने में आसानी होगा। ये मीटर त्रिज्या दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर बराबर कितना आता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर की जगह पर आप लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। इतना आपको लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं बगल में कि 1 मीटर बराबर कितना है 100 सेंटीमीटर। तो ये ऐसे घेर लीजिएगा कि इतना आपको लिखा गया है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। और देखिए इतना लिख लिया आप। अब लिखने के बाद देखिए आपको क्या करना, आगे बढ़िए इसमें।
बाइक के पीछे से आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 4 मीटर की है। यानी कि ये हो गया कि दर्पण से वाहन की दूरी दिया है, यानी u का मान दिया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि दर्पण से वाहन की दूरी इसको u से दिखाया जाता है। किससे दिखाएंगे, u से। और ये u का मान कितना दिया है, 4 दिया है, तो यहाँ पे लिखिए 4 मीटर है तो मीटर लिखिए। और देखिए अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी u का मान रखा जाता है तो हमेशा कोई, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, कोई भी दर्पण हो, हमेशा u का मान माइनस में ही रहता है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, ये मीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में बदल लीजिए। जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 100 सेंटीमीटर में, अरे 100 करें 400 सेंटीमीटर में बदल जाएगा। ठीक है। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे, ये फोकस जो आप दिखाए हैं, फोकस दूरी उत्तल दर्पण के लिए हमेशा प्लस में ही होता है, तो ये प्लस में ही रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और u का मान ये हो गया। जब ये u का मान हो गया तो आपसे सवाल में पूछ रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पे बनेगा, तो इसको मान लीजिएगा। ठीक है। देखिए अब अगले पेज पे चले आइएगा, जगह नहीं है तो अगले पेज पे मान लीजिएगा इसे कि माना प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को किससे दिखाएंगे, स्मॉल भी से दिखाएंगे। चाहे स्मॉल भी चाहे कैपिटल भी से दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होता, ये मान लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आप भी का मान आपको पहले ज्ञात करना है, तो यहाँ पे फार्मूला लिखिए। देखिए फार्मूला क्या होता है दर्पण के लिए, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों दर्पण के लिए एक ही फार्मूला है, 1/f बराबर 1/v + 1/u होता है। ये ध्यान रखिए, दर्पण के लिए यहाँ प्लस होता है, यदि लेंस रहता तो यहाँ पे माइनस आ जाता ना। तो यहाँ पे मान रख के अब हल कर लीजिए। चलिए हल करते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/, यफ का मान कितना था, तो चलिए इस सवाल में देख लीजिए। देखिए एक ही ले दिखा देते हैं, यफ के जगह कितना रखना है, 100 रखना है, और यू के जगह पे -400 रखना है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं और रख के हल कर लेते हैं। देखिए यफ के जगह कितना रखना था आपको, 100, 1/v का मान ज्ञात करना है, यहाँ प्लस है तो प्लस, यू का मान कितना है, -400 है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा, यहाँ पे होगा 1/v, ये माइनस है प्लस को क्या करते हैं माइनस कर देंगे, 1/400 हो जाएगा। ठीक। यहाँ पे देखिए 1/100 हो जाएगा, ये माइनस से मतलब इसको उठा के इधर लाएंगे तो प्लस 1/400 हो जाएगा, यानी चिन्ह बदल जाता है पक्षांतर करने के बाद, ये उठ के इधर आ गया तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 1/v हो जाएगा। इसको हल कर लीजिए। देखिए 100 और 400 के एलसीएम निकालिए, कितना हो जाएगा, 400 होगा। देखिए 100 का भाग देंगे 4 बार में जाएगा, और 100 का भाग देंगे 1 बार में जाएगा, तो 1/v हो जाएगा। ठीक है। अब 4 कितना हो जाएगा, 5/400 हो जाएगा, और ये हो जाएगा भी का मान। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे भी का मान ज्ञात करते हैं, भी ऊपर जाएगा, यानी भी को पलट दीजिएगा। जब ये भी ऊपर ले जाएंगे तो इधर का ये भिन्न भी पलट जाता है, यानी 4 से ऊपर चला जाएगा बटा के 5, ये तो भी क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, भी ऊपर जाएगा। तो देखिए 5 से कटेगा कितना, 5/40, यहाँ कितना हो जाएगा 80। यहाँ पे देखिए 80 क्या लिखना, सेंटीमीटर लिखिएगा, मीटर मत लिखिएगा, इसलिए कि जब सबको सेंटीमीटर में चेंज किए हैं तो आपका जो आंसर आएगा किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। और यहाँ पे देखिए ये किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है या माइनस में, तो प्लस में आ रहा है। ठीक है। तो जब ये प्लस में आता है तो दर्पण की किस साइड बनेगा, ठीक है, दाएं साइड बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पे वाहन की दूरी कितना, प्रतिबिंब कितने दूरी पे बनेगा, 80 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। देखिए यहाँ सवाल में देख लीजिए एक बार आप, तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, तो आपका आगे 80 सेंटीमीटर। कह रहा है किरण आरेख बनाकर भी समझाइए, यानी कि किरण आरेख भी इसको बनाना है। तो देखिए यहाँ पे हम तो पेन से बना देते हैं, लेकिन जब आप बनाइएगा पेपर में तो आप पेंसिल से बनाइएगा ना। जब भी किरण आरेख बनाना रहेगा तो आप किससे बनाना है, आपको पेंसिल से बनाना है। तो चलिए हम यहाँ पेन से बना देते हैं। और कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण लिख लीजिए यहाँ पे, उत्तल दर्पण। ठीक है। उत्तल दर्पण के द्वारा सिर्फ एक ही कंडीशन प्रतिबिंब बनता है, देखिए ये बनता है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है। ये उत्तल दर्पण बन गया, ये इसके अंदर ये कलई किया रहता है, इस तरह रहेगा, और स्केल से ऐसे खींच लीजिएगा। ठीक है। ये होता है इसका ध्रुव, इसके लिए फोकस दूरी क्या होता है, इस साइड होता है, वक्रता केंद्र इधर ही होता है। देखिए इधर जब मुख्य अक्ष के जब इस साइड रहता था हमेशा प्लस मान रहता था, इसलिए यहाँ एफ का मान प्लस में लिया गया था, और प्रतिबिंब इसी साइड बनेगा। ठीक है। अब वस्तु के क्या करेंगे, यहाँ पे कहीं पे वस्तु को रख लीजिए। चलिए यहाँ पे हम वस्तु को रख लेते हैं, चलिए ब्लैक पेन से दिखा देते हैं। लेकिन आप प्रतिबिंब को बनाइएगा तो पेंसिल से ही बनाइएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए पहला प्रकाश के मुख्य अक्ष के समानांतर गुजारिएगा, जब मुख्य अक्ष के समानांतर गुजारेंगे तो ये फोकस से होके जाएगा। ठीक है। ये क्या करेगा, फोकस से जाती हुई प्रतीत होगा ना, एकदम ऐसे प्रतीत होगा कि ऐसे ही निकल रहा है। मैं जब प्रतीत होगा डॉट 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 बनाइएगा,
दूसरा प्रकाश किरण क्या कीजिएगा आप कि यहाँ से वक्रता केंद्र से ऐसे गुजारिएगा। देखिए कैसे गुजारेंगे, ऐसे सीधे गुजारिएगा, ऐसे इसके ऐसे खींचेगा तो हम सीधा बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा। देखिए डाट 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 करते हुए दिखा दीजिएगा। और देखिए यहाँ से क्या होगा, जब यह वक्रता केंद्र से जाएगा तो ऐसे जाएगा और यहाँ से रिटर्न दर्पण से टकरा के चला जाता है। जब मुख्य अक्ष के समानांतर ये प्रकाश किरण जाता है तो ये यहाँ से टकरा के ऐसे निकल जाता है, ठीक है। और जहाँ पे ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, काटेगा, यहीं पे इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये इस यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। तो अब देखिए इसका कैसे आप नामांकन करेंगे। तो देखिए यहाँ से फोकस दूरी दर्पण से लेके कहाँ तक था, दर्पण से यहाँ से लेके फोकस दूरी 100 था, तो यहाँ से ऐसे करके दिखा दीजिएगा 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख दीजिएगा, सही रहेगा, 100 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब कहाँ से बना, यहाँ से लेके यहाँ तक प्रतिबिंब बना, तो ये यहाँ से प्रतिबिंब का दिखा दीजिए कितना आया था, 80 सेंटीमीटर की दूरी पर आया है, 80, चलिए इंग्लिश में लिख देते हैं 80 सेंटीमीटर। फिर देखिए वस्तु और इसके बीच की दूरी कितना है, 100 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 100 लिख दीजिएगा, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह जब किरण आरेख कहेगा तो ऐसे आप बनाइएगा। लेकिन देखिए एक फिर बोल दे रहे हैं आपको कि इसको जब भी बनाइएगा तो आप पेंसिल से बनाइएगा, इसलिए कि मिस्टेक होगा तो आप मिटा के सही कर सकते हैं। पेन से बनाएंगे तो पेज खराब हो जाएगा और ख़राब होगा तो सुंदर नहीं लगेगा। अब देखिए इस तरह बनाए तो कितना सही लग रहा है, थोड़ा सा और बड़ा बनाते तो और अच्छा लगता। तो इस प्रकार से आप पूरा लिखेंगे तब जाके आपको 4 नंबर इस पर मिलेगा। तो देखिए इतना पूरा आपको लिखना था। तो कापी पर लिखने का सही तरीका यही है, इसी प्रकार से आप बोर्ड के एग्जाम में लिखिएगा। अब चलिए अगले नंबर के सवाल पर चलते हैं। चलिए अगला नंबर का सवाल देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूरा सवाल आपको बताने वाले हैं। देखिए दूसरा नंबर का सवाल आपका क्या है, कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक देख सकता है। गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक देख सकने के लिए उसे किस प्रकृति एवं किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा। किरण आरेख भी आपको बनाना है, ये भी पेपर में आपके 4 नंबर का ही आने वाला है। देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, चलिए आपको कॉपी पे लिख के बताते हैं। चलिए अगले पेज पे चले आते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 2, प्रश्नोत्तर संख्या 2, ठीक है। इस प्रकार से लिख लीजिएगा और यहाँ पे लिख लीजिए हल, ठीक है। हल लिखने के बाद अब देखिए निकट दृष्टि दोष है ना, तो पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा निकट दृष्टि दोष, जो दोष रहेगा उसको लिख लीजिए। आप जरूर इसको निकट दृष्टि दोष हुआ, दूर दृष्टि दोष हुआ, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में ये सवाल लगाना है आपको, निकट दृष्टि दोष। चलिए इतना लिख लेंगे, हेडिंग के तौर पर ये बन जाएगा आपका। अब देखिए इसके बाद जो दिया है लिख लीजिए। कह रहा है यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे कह रहा है कि एक व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक देख सकता है। अब जो 100 मीटर की दूरी पर देख सकता है यानी कि वहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा होगा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी कितना हुआ है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर ले लेते हैं, प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी को क्या है भी से दिखाते हैं और कितना है 100 मीटर है, 100 मीटर है। अब देखिए जब 100 मीटर है इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो ये होता है आपका किस में होता है, ये निकट दृष्टि दोष के लिए जो प्रयोग करते हैं दर्पण कौन सा होता है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए यहाँ भी का मान क्या होता है, माइनस में होता है। ये चीज़ याद होना चाहिए कि माइनस कब लेते हैं, प्लस कब लेते हैं। फिर भी किसी प्रकार कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट में कीजिए, हम इसके लिए अलग से चिन्ह प्रपाटी का नियम भी आपको समझा देंगे, ठीक है। अब ये देख सकते हैं, गणना कीजिए सही दृष्टि के लिए अनंत दूरी तक देख सकता है। मतलब यहाँ पे वस्तु की दूरी कहाँ पे रखना चाहिए, वस्तु की दूरी किससे दिखाते हैं, यू से दिखाते हैं। और यू का मान हमेशा किस में होता है, माइनस में ही होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। यू का मान हमेशा माइनस में होगा। अब यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, देख सकते हैं उसे प्रकृति फोकस दूरी ज्ञात करना। देखिए फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना है, तो फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ फोकस दूरी को मान लेते हैं। फोकस दूरी क्या होगा आपका, फोकस दूरी को यफ से दिखाते हैं और यफ बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, यही ज्ञात करना है। चलिए लेंस का फार्मूला लिख के बताते हैं। तो लेंस, अब पहले एक चीज़ याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का ही प्रयोग करते हैं। तो ये याद रखिएगा ना, इसलिए कि बहुविकल्पीय में प्रश्न बनता है आपका। यहाँ पे देखिए लेंस के लिए फार्मूला क्या होता है आपका, यहाँ पे लिख लीजिए अवतल लेंस। नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होता है यहाँ पे ना, अवतल लेंस लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, और नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सवाल लगा सकते हैं। देखिए अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, लेंस का फार्मूला एक ही होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ मान रख के केवल हल कर दीजिए। चलिए हल करते हैं। देखिए 1/f का मान कितना दिया है, चलिए आ जाइए, f का मान तो ज्ञात करना है आपको। 1/v का मान कितना दिया है, -100
माइनस 1/, अनंत का मान कितना दिया है, माइनस अनंत। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/f बराबर, देखिए माइनस है माइनस ऊपर चल जाएगा, -1/100 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, 1/ अनंत हो जाएगा। अब एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए यहीं पे आपको समझा देते हैं, यहाँ पे अनंत का मतलब क्या होता है, 1/ अनंत का मतलब होता है, देखिए 1/ अनंत का मतलब होता है कि यहाँ पे 0 मान हो जाएगा, या सीखना चाहते तो ऐसे। अनंत मतलब क्या होता है, अनंत मतलब होता है कि जब 1/0 मान रहता है तो इसे अनंत बोलते हैं। जब ये बटा के बटा है तो इसका मान जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0/1 हो जाएगा, और जब 0/1 होगा तो इसका मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो 1/ अनंत का मान कितना लिखेंगे, 0 लिखिएगा, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/f बराबर -1/100, ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, 1/f बराबर क्या हो जाएगा, -1/100 हो जाएगा, ये 0 कोई मतलब है नहीं। अब f का मान ज्ञात करना तो 100 को ऊपर भेज दीजिए, तो f बराबर क्या हो जाएगा, -100। अब मीटर में, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, देखिए ये बड़ी संख्या था इसीलिए यहाँ पे हम चेंज नहीं किए। जब छोटी संख्या मीटर में दिया रहेगा तो उसको क्या कीजिएगा, सेंटीमीटर में बदल के लगाइएगा। और जब बड़ी संख्या जैसे यहाँ पे 100 दे दिया, 200, 400 ऐसे देगा तो इसको क्या कीजिएगा, मत बदलिएगा, सिर्फ मीटर में है तो मीटर में ही लगा दीजिएगा। देखिए मीटर में आपका आ गया, तो फोकस दूरी कितना हो गया, तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर हो गया। बस माइनस चिन्ह ये बताता है कि आपका प्रतिबिंब किस साइड, फोकस दूरी किधर है, बस ये मतलब होता है। अब देखिए इसमें सवाल में और कुछ कहा होगा, चलिए कर, इतना तक तो हो गया आपका। किरण आरेख भी बनाना है, ये भी ध्यान रखना है आपको, तभी जाके 4 नंबर टोटल मिलेगा। तो जितना प्रश्न पूछे उतना आपको टोटल बताना रहता है। चलिए किरण आरेख भी बनाते हैं इसका। देखिए इसका किरण आरेख बनाना रहेगा तो कैसे बनेगा, तो पहले मानव नेत्र बना लीजिएगा अपने हिसाब से। देखिए मानव नेत्र बनाएंगे तो कैसे बनेगा, थोड़ा सा यहाँ बनाने का प्रयास करते हैं। आप लोग पेंसिल से बनाइएगा, जितने भी किरण आरेख रहेगा ना उसको पेंसिल से बनाने का प्रयास कीजिएगा। हम इस तरह बना दे रहे हैं। ठीक है, ये बन गया आपका। यहाँ पे आपको पता है कि मानव के आँख में हमेशा उत्तल लेंस होता है, ये उत्तल लेंस हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें पता है कि आपको कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, इसमें निकट दृष्टि में हमेशा अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है, ये अवतल लेंस हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपको एक मुख्य अक्ष गुजार लेना, नहीं भी गुजारेंगे कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपको अनंत से वस्तु, देखिए यहाँ पे अनंत है, इसलिए सवाल में दिया है अनंत से प्रकाश किरण को गुजारना है। देखिए ये अनंत से प्रकाश किरण ऐसे जाएगा। ठीक है, और ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को क्या करता है कि यहाँ से थोड़ा सा फैला देगा, ये ऐसे जाएगा हल्का सा, यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे जाएगा, और यहाँ से प्रकाश किरण जब जाएगा तो हल्का सा ऐसे फैला देगा। और ये क्या करेगा, जो उत्तल लेंस होता है, ये उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एक जगह इकट्ठा करके रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बना देगा ऐसे। ठीक है, इसका कहाँ पर प्रतिबिंब बना देगा, रेटिना पर प्रतिबिंब बना देगा, और यहाँ पे होता है रेटिना, और यहीं पे क्या हो जाएगा, आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। लेकिन ये क्या होगा कि आपका मुख्य अक्ष पर किसी एक बिंदु से ये आती हुई प्रतीत होता है। ये प्रकाश किरण क्या होता है, जहाँ पे ये मिलता है किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे लिखना रहेगा, तो यहाँ पे वस्तु कहाँ पे रखा गया है, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर ये है आपका, ये आपका 100 मीटर है, 100 मीटर है। फिर ये अवतल लेंस हो जाएगा, चाहे लेंस लिख लीजिए। ठीक है, ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस, अवतल लेंस नाम भी लिख लीजिए, अवतल लेंस है। ठीक है, एक भी स्टेप, ये क्या है, ये मानव नेत्र है, ये क्या है, मानव नेत्र है, मानव नेत्र हो गए। ठीक है, और इस प्रकार से आप बना सकते हैं। यहाँ लिखना है तो प्रतिबिंब भी लिख सकते हैं, प्रतिबिंब, यहाँ पे क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। देखिए हम हाथ से बना दे रहे हैं, इसी प्रकार से अब इस तरह बताएगा। आप सुंदर इतना बना देंगे पेपर में तो क्या बताइए, आपको नंबर एग्जामिनर नहीं देगा, एकदम खुश होकर नंबर देगा, ये जान लीजिए। बस सही सवाल आप लगाइएगा, आपको नंबर एकदम भर भर के मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ये था आपका। अब देखिए इसके आगे जो सवाल है, अब तो कापी लिखने का तरीका आपको पता चल गया है। अब इन सवालों को बता देते हैं। देखिए कह रहा है कि ओम के नियम क्या है, इसकी व्याख्या संबंधी विद्युत परिपथ बनाकर कीजिए। यह भी बताइए कि विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ये टोटल 4 नंबर का प्रश्न है, ये कई बार आपको प्रश्न बता चुके हैं। चलिए एक बार और बता देते हैं इसका आंसर। देखिए ओम का नियम क्या होता है, यहाँ पे ध्यान रखिए। देखिए आपके लिए लिखेंगे, ज़्यादा समय ना लगे, इसी प्रकार से आपको लिखना है। कापी लिखने का तरीका आपको बता चुके हैं। ठीक है, उसी तरह लिखिएगा। ओम का नियम है, ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, जैसे भौतिक अवस्था में जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि क्या हो, स्थिर रहता है, तो उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर भी प्रवाहित विद्युत धारा आई के समानुपाती होता है, भी प्रोपोर्शनल टू आई। बस यही लिखना है आपको। ठीक है, बस इतना लिख देंगे। और इसके आगे एक स्टेप देख लीजिए सिर्फ, और तो भी इक्वल टू आई आर ले लेंगे। आर क्या होता है, नियतांक होता है। आर एक स्थिरांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। आर बराबर भी बटा के आई हो जाएगा, इसलिए आई को पक्षांतर कर दिया गया है। इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है, या इसे वोल्ट एम्पियर के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिरोध का मात्रक 2 होता है, एक ओम होता है, एक क्या होता है, वोल्ट एम्पियर होता है। ये था आपका कि ओम का नियम क्या है।
अब कर व्याख्या संबंधी विद्युत परिपथ बनाकर दीजिए। अब देखिए इसका विद्युत परिपथ बना के व्याख्या भी करना है। देखिए इसका विद्युत परिपथ आप कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिएगा ओम के नियम का सत्यापन कैसे करना, विद्युत परिपथ बनाना है। एक एमीटर जोड़ दीजिएगा, एक प्रतिरोध जोड़िएगा और इसके प्रतिरोध के एकरास में यानी समांतर में वोल्टमीटर जोड़िएगा। यहाँ पे एक कुंजी है, बैटरी और धारा नियंत्रक जोड़ लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लीजिएगा कि ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए एक बैटरी, अमीटर, कुंजी, धारा नियंत्रण को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जबकि वोल्टमीटर को प्रतिरोध के समानांतर में जोड़ते हैं। ठीक है, कुंजी के लगाने पर अमीटर प्रवाहित धारा आई तथा वोल्टमीटर वोल्टेज को मापता है। फिर प्रत्येक स्थिति में भी तथा आई के पट्टांक के मध्य ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। अब यहाँ पे याद भी रखिएगा ओम के नियम के अनुसार भी और आई के बीच में कैसी रेखा प्राप्त होती है, सीधी रेखा, अर्थात भी तथा आई का अनुपात प्रत्येक बार समान होता है। अब यहाँ पे देखिए ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये भी बना लीजिएगा, आई इसके बीच में ग्राफ कैसा है, सीधा। तो ओम के नियम के अनुसार कैसी ग्राफ मिलता है, सीधा रेखा मिलता है। ये सीधी रेखा होगा, आर इक्वल भी अपॉन आई लिख दीजिएगा। सिर्फ इतना इसके बारे में लिखना रहेगा। अब इसको यदि हम हाथ से लिख के बताएंगे तो बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए यहाँ पे आपको लिख के नहीं बता रहे हैं। जो लिखने लायक सवाल था आपको लिख के कापी लिखने का तरीका भी बता दिए। ठीक है, अब देखिए इन सवालों को चाहे तो आप छोड़ के चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। विद्युत मोटर जनरेटर पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, अन्यथा छोड़ के जा सकते हैं आप इसको। चलिए अगले सवालों पे चलते हैं। देखिए आपका अगला सवाल क्या है, देखिए यहाँ पे उपभाग 2 है। अब उपभाग 2 में जो आता है रसायन विज्ञान के सवाल आते हैं। ये भी आपके प्रत्येक 4 नंबर के प्रश्न पूछा जाता है। 5वां है कि निम्नलिखित यौगिकों की संरचना चित्रित कीजिए। प्रोपेनल, 2 मेथिल पेंटोनोइक अम्ल, प्रोपीन, 2 मेथिल ब्यूटेनॉल 2। इसका संरचनात्मक सूत्र लिखना है। चलिए संरचनात्मक सूत्र कैसे लिखा जाता है आप लोग को लिख के बताते हैं। देखिए इस प्रकार से कॉपी लीजिएगा और यहाँ पे लिखिएगा उपभाग 2। क्या लिखेंगे आप, उपभाग 2 लिखिएगा और यहाँ पे लिख लीजिएगा आप प्रश्नोत्तर संख्या 5 है तो 5 लिखिए। जो नंबर रहेगा नंबरिंग बस सही से कीजिएगा। देखिए 5 का ए है तो यहाँ पे लिखिए ए। अब इसका लिखिए, किसका लिखना है, आईयूपीएससी ना प्रोपेनल का, तो यहाँ लिखिए प्रोपेनल, प्रोपेनल लिख के यहाँ पे लिखिए। संरचनात्मक सूत्र बनाना। अब देखिए प्रोपेनल है तो इसमें कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन होगा और इसमें क्या जुड़ रहा है, अल जुड़ने का मतलब इसमें क्या हो जाएगा, एल्कोहल होगा। क्या हो जाएगा, एल्कोहल होगा। सॉरी इसमें एल्कोहल ना होगा, क्या होता है, एल्डिहाइड होता है ना, थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। एल्डिहाइड, अल जुड़ता है तो एल्डिहाइड होता है। प्रोपेनल में कितने कार्बन होते हैं, देखिए 1 2 3 कार्बन ऐसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे प्रोपेनल है तो प्रोपेनल बनाने के लिए देखिए इसके साथ में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप बनाएंगे कैसे बनाएंगे, CH3। देखिए यहाँ पे इसके साथ 3 हाइड्रोजन बांट, पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन ही रहेगा हमेशा, 3 हाइड्रोजन बना लीजिएगा। इसके साथ में 2 हाइड्रोजन को बांटिएगा, इसके साथ में 2 हाइड्रोजन को बांट लीजिएगा। फिर इसके साथ में देखिए आपको क्या बनना है, एल्डिहाइड का क्या होता है, अब क्रियात्मक समूह आपको पता होना चाहिए तभी बना पाएंगे। CHO होता है तो CHO लिख लीजिएगा और यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड इस तरह बना लीजिएगा और इसका क्या हो जाएगा, ये प्रोपेनल का संरचनात्मक सूत्र इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, ऐसे बनाइएगा। अब देखिए दूसरा है, दूसरा कैसे बनाएंगे, दूसरा आपका होता है, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, सवाल पर देख लेते हैं, लिखेंगे तभी तो बता पाएंगे। 2 मेथिल पेंटोनोइक अम्ल है। चलिए 2 मेथिल पेंटोनोइक अम्ल, ठीक है। चलिए इसका संरचनात्मक सूत्र बना लेते हैं। देखिए इसका संरचनात्मक सूत्र इसके नीचे बनाते हैं। देखिए 2 मेथिल लिखने का मतलब दूसरे नंबर पे क्या श्रृंखला के रूप में मेथिल निकला है। पेंटोनोइक मतलब होता है सीरीज में क्या है आपका, सीरीज में आपके 5 कार्बन है। ओई का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल है। देखिए ओई से मिलता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है और 2 मेथिल का मतलब दूसरे नंबर पे ये श्रृंखला के रूप में निकला है। देखिए किस तरह बना गया, पहले पेंटोनोइक से 5 कार्बन लिखिए सीरीज में। देखिए 1 2 3 4 5 हो गया, 5 कार्बन हो गया। अब इसमें देखिए इस पहले है तो इसके साथ में 3 हाइड्रोजन को बांट लीजिए, इसके साथ में 3 हाइड्रोजन बढ़ जाएगा। ठीक है, और इसके साथ में एक हाइड्रोजन बांटेंगे, इसलिए कि इसके बगल में तो हाइड्रोजन लिख नहीं सकते हैं आप, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखिए अब यहाँ पे क्या कर, इसके साथ भी आप हाइड्रोजन को बांट लीजिएगा इस प्रकार से। देखिए फिर इसके बाद देखिए इसके नीचे मत बांटेंगे, इसलिए कि दूसरे नंबर पर क्या है, मेथिल है, तो दूसरे नंबर पर आपको मेथिल करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा आपका,
अब यहाँ देखिए पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल का लिखिए, ओ का COO क्या होता है, COOH रहता है, ये तो बन गया। इसके साथ में यहाँ पे देखिए एक कार्बन है, 2 कार्बन, यानी यहीं पे आप क्या निकाल लेंगे, CH3 निकाल लेंगे, CH3, और एक हाइड्रोजन इधर श्रृंखला के रूप में बना लेंगे। अब इसके भी बाड बना दीजिए इस तरह खाली, देखिए सिंगल सिंगल बाड बना लीजिए, सिंगल बाड बन जाएगा इसके बीच में, और इसके बीच में सिंगल बाड, इस तरह बना देंगे तो इसका 2 मेथिल पेंटोनोइक अम्ल का संरचनात्मक सूत्र आपका बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे A था और ये B है आपका, ये B नंबर है। इसके बाद देखिए आप अगला सवाल है प्रोपीन का बनाना है, प्रोपीन। अब देखिए तीसरा नंबर बनाते हैं, प्रोपीन। अब प्रोपीन आने का मतलब क्या हुआ, प्रोपीन मतलब हुआ 3 कार्बन, प्रोपीन का मतलब क्या होता है 3 कार्बन, और साथ में इन आने का मतलब क्या, एल्केन एल्कीन आता है, यानी डबल बॉन्ड आएगा। तो पहले 3 कार्बन बनाइए, देखिए 1 2 3, ठीक है, यानी 2 कार्बन के बीच में कहीं पे 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखा दीजिए। अब डबल बॉन्ड दिखा देंगे तो देखिए यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बांट देंगे। फिर देखिए यहाँ पे 2 आपका क्या बढ़ गया है, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। फिर एक हाइड्रोजन इसके साथ में बांट दीजिए और आपका तैयार हो जाएगा। देखिए 1 हाइड्रोजन इसके साथ में बांटिए सिंगल बॉन्ड के साथ में, और यहाँ पे देखिए आपका कितने हाइड्रोजन रहेंगे, 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे। 1 हाइड्रोजन यहाँ बांट दीजिए, 1 हाइड्रोजन यहाँ बांट दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना रहेगा, इसका प्रोपीन का भी संरचनात्मक सूत्र बना लेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए अगले पेज पे चलते हैं और इस सवाल को यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको लिख के बता रहे हैं, इसके वजह से थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आप एक बार देख लेंगे तो आपको लिखने का तरीका पता चल जाएगा। देखिए ये डी वाला है, कैसे बनाएंगे, डी वाला क्या है, 2 मेथिल क्या है, ब्यूटेनॉल 2। देखिए अब इसका कैसे पहचानें, देखिए 2 मेथिल का मतलब कि 2 बार आपका मेथिल आया, क्या 2 मेथिल का मतलब होता है कि दूसरे स्थान पे, 2 मेथिल का मतलब दूसरे स्थान पे आपका मेथिल आ रहा है, मतलब CH3 आएगा। ब्यूट का मतलब होता है कि सीरीज में कितने कार्बन होंगे, 4 को कार्बन हो जाएंगे। और यहाँ पे ब्यूटेनॉल आल होने का मतलब क्या होगा कि OH होगा, मतलब एल्कोहल हो जाएगा। आल का मतलब यहाँ 2 होने का मतलब दूसरे नंबर पर आएगा। तो पहले देखिए ब्यूट का मतलब होता है कि 4 कार्बन, तो पहले आप 4 कार्बन बना लीजिए सीरीज में। देखिए 1 2 3 4, इस तरह 4 कार्बन बनाइएगा सीरीज में। अब सीरीज में जैसे ही बनाएंगे तो देखिए चाहे इस साइड से चाहे इस साइड से आप पहले क्या करेंगे कि 2 मेथिल है, यानी कि दूसरे नंबर पे आपका मेथिल है, तो 1 2, चलिए यहाँ दूसरे नंबर पे आपको क्या मेथिल को निकालिए, मेथिल मतलब CH3 निकाल लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आल आ रहा है 2 आल, तो 2 आल का मतलब दूसरे नंबर पे आपका एल्कोहल आ जाएगा, तो एल्कोहल को यहाँ से निकाल लीजिए। इतना बनाने के बाद अब देखिए इसके बीच में सिंगल बॉन्ड बना लीजिए। देखिए 1 कार्बन के साथ में यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बना लीजिए पहले। देखिए इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन निकल जाएगा। यहाँ पे भी देखिए आपको क्या हो जाएगा, लास्ट में इसके साथ कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे निकल जाएगा। अब देखिए इतना कम समय में आपको पूरी चीज़ें हम नहीं समझा पाएंगे कि इतना कम समय में ये बताएंगे कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, इतना कम समय में नहीं समझाया जा सकता। हाँ, इसका आंसर आपको बता रहे हैं, ये चीज़ आप जानते रहिए। यहाँ पे ये हो गया आपका ना। तो देखिए इस प्रकार से यदि आप आंसर देंगे, बस एक लाइन का आंसर था, सही से देंगे आंसर तो आपको 4 का 4 नंबर मिलेगा। देखिए इस सवाल को आप छोड़ दीजिएगा, इसमें कोई मतलब नहीं, इसको मत पढ़ के जाइएगा, आपके पेपर में ये सवाल नहीं आएगा। जो सवाल आपके डायरेक्ट आने वाले हैं वही सवाल आपको केवल बताया जा रहा है। देखिए 7वां नंबर का सवाल है, ये कितना, देखिए 1 2 3 4 5 6 नंबर, बताइए 6 नंबर का है। और इसका आंसर यदि आप जानेंगे तो सेकंडों में आंसर दे सकते हैं। देखिए कैसे है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का कार्य किसके साथ क्रिया कराएंगे तो जिप्सम मिलेगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यदि जल के साथ क्रिया कराया जाता है तो क्या मिलता है, आपका जिप्सम मिलता है। ये आपको याद होना चाहिए। देखिए कह रहा है हाइड्रोजन का यदि क्लोरीन के साथ यदि क्रिया कराया जाता है तो ये क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाता है। ठीक है, फिर देखिए जिंक कार्बोनेट को क्या किया जाता है, जिंक कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, जिंक ऑक्साइड में अलग होता है। और साथ में इसमें क्या बनता है आपका, देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें जिंक कार्बोनेट का जिंक ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाता है। क्या बनता है इसके साथ में, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हाइड्रो नहीं बनेगा ना, इसमें जिंक ऑक्साइड तो निकल जा रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा आपका, कार्बोनेट में बचेगा खाली। देखिए कार्बोनेट, यहाँ पे कार्बोनेट बचेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, तो यहाँ पे आइए और देखिए। अब यहाँ दिया है आपका कि कह रहा है कि मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन कैसे मिलेगा। तो मैग्नीशियम को जो क्रिया कराया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे, किसके साथ में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन आपको मिलेगा। इसके साथ अगला देखिए ई वाला जो है कह रहा है बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराया जाता है तो बेरियम सल्फेट मिलता है। क्या मिलता है? बेरियम सल्फेट मिलता है, बेरियम सल्फेट मिल जाएगा। अब अगला है सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम आयोडाइड के साथ क्रिया कराया जाता है तो सिल्वर आयोडाइड मिलता है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा? सिल्वर आयोडाइड मिलेगा, आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आपको करना था। अब देखिए अथवा वाला सवाल है, जैसे देखिए निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। वियोजन अपक्रिया, संक्षारण, यशद लेपन क्या होता है? देखिए वियोजन अपक्रिया याद रख के जाइएगा आप। ठीक है, वियोजन अपक्रिया क्या होता है? वह उत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं वियोजन अपक्रिया कहलाते हैं। उदाहरण में जैसे अमोनिया क्लोराइड है NH4Cl, ये आपका विघटित होकर NH3 और HCl में बट जाता है तो वियोजन अपक्रिया इस अपक्रिया को कहते हैं। इसे आप देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है। देखिए यहाँ संक्षारण का देखिए, यहाँ पे ध्यान रखिए। देखिए यहाँ संक्षारण क्या होता है? देखिए संक्षारण में आपको लिखना है कि वह प्रक्रिया जिसमें धातु, अम्ल, नमी तथा वायु से धीरे धीरे अपक्रिया करके द्वारा नष्ट हो जाती है संक्षारण अपक्रिया कहलाती है। यह एक विनाशकारी प्रक्रम है, ये ऑक्सीकारक है। इस प्रक्रम ऐसे आपको लिखना है। संक्षारण की परिस्थितियाँ क्या है? यानी कि जल की उपस्थिति में होगा, वायु की उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में संक्षारण की प्रक्रिया होता है। यानी कि लोहा पे जो देखते होंगे भूरा कलर का जम जाता है वही संक्षारण कहलाता है। इसके बाद क्या लिखेंगे आप? इसके बाद ये देखिए समीकरण लिख देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, आपको एग्जामिनर अच्छा नंबर देगा। कि जंग लगने में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? जैसे आयरन होता है, ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में क्रिया करता है तो Fe2O3.X तो जंग का सूत्र हो जाता है 2Fe2O3.X तो इतना भी लिख देंगे तो आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। इसके अलावा आप और लिखना चाहते हैं तो संक्षारण यहाँ पे देख सकते हैं, इसको भी पढ़ लीजिए। साथ में संक्षारण से बचाव के उपाय भी पढ़ सकते हैं। इसमें एक और चीज़ पूछा है आपसे, यशोद्लोपन के बारे में टिप्पणी लिखना है। क्या लिखेंगे? यशोद्लोपन का मतलब होता है गैल्वेनीकरण। अब देखिए क्या लिखेंगे इसमें? लोहे इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है जिसे यशोद्लेपन कहते हैं। जैसे उदाहरण में लोहे पर जंग लगना, चांदी का बदरंग होना, तांबे तथा कांसे पर हरी परत का निर्माण होना। ठीक है, ये यशोद्लेपन के बारे में था। देखिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अब यहाँ पे प्रारंभ होता है उपभाग 3। उपभाग 3 में देखिए मेंडल के नियम उनके उचित चित्रों द्वारा समझाइए। टोटल 4 नंबर का रहेगा। तो चलिए इसको बता देते हैं आप सभी को। देखिए मेंडल के नियम के बारे में क्या लिखेंगे? मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। मेंडल ने उद्यान मटर पर किए गए संकरण प्रयोगों के आधार पर आनुवंशिकता के 3 नियमों प्रतिपादित किए जिन्हें मेंडल के आनुवंशिकता का नियम कहते हैं। ये जरूर आप मेंडल का थोड़ा पढ़ के जाइएगा, बोर्ड की एग्जाम बहुत पूछता है। ये प्रभाविता का नियम एक है। ठीक है, देखिए प्रभाविता के नियम में थोड़ा सा यहाँ से अब 2-3-4 लाइन याद कर सकते हैं कि इस नियम के अनुसार जब 2 विपरीत लक्षण वाले 2 पौधों का संकरण कराया जाता है तब प्रथम संतानी पीढ़ी में एक लक्षण दिखाई देता है, दूसरा लक्षण छिपा रहता है। दिखाई देने वाला लक्षण प्रभावी लक्षण तथा छिपा रहने वाला लक्षण अप्रभावी लक्षण कहलाता है। बस इतना आप लिख देंगे ना तभी भी आपका पर्याप्त है। और चित्र बनाना रहेगा तो ऐसे आप इसका चित्र भी बना सकते हैं कि डबल R इस तरह करके चित्र देख लीजिए कि R है जहाँ शुद्ध लाल पुष्प बनेगा। यहाँ पे कैपिटल R है, यहाँ पे कैपिटल स्मॉल R का मतलब शंकर लाल होगा, शंकर लाल। इस प्रकार करके आप चित्र बना लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरा नियम, पहले नियम लिख लीजिएगा। दूसरा नियम क्या होता है? पृथक्करण का नियम। ठीक है, इसके बारे में सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लीजिए कि यह युग्म निर्माण के समय जोड़े के जीन्स पृथक हो जाते हैं और युग्मों में प्रत्येक जीन जोड़े का एक जीन ही पहुँचता है, अर्थात युग्म में प्रत्येक लक्षण के लिए एक जीन ही होता है। युग्म की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम कहलाता है। बस इतना आपको इसमें पढ़ना है और सभी व्याख्या छोड़ दीजिएगा, कोई इसमें बात नहीं है। ठीक है, अगला इसमें नियम क्या है? स्वतंत्र आव्यूह का नियम। ठीक है, तो स्वतंत्र आव्यूह के नियम में 2 या 2 से अधिक तुलनात्मक लक्षणों वाले जीनों के जोड़े के जीन्स एक दूसरे से स्वतंत्र होकर युग्मों में आ जाते हैं और निषेचन के समय युग्मक आपस में अनियमित ढंग से संयोजित होते हैं। इसके फलस्वरूप नए नए संयोग बनते हैं। तो यहाँ से लेके इसका तीसरा नियम था। ये नियम जरूर पढ़ के आप जाइएगा, ये व्याख्या छोड़ दीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला क्या है आपका 9 नंबर का, ये भी आपका 4 नंबर का प्रश्न रहेगा। पुष्प में निषेचन क्रिया को प्रदर्शित करने वाले स्त्रीकेसर के लंब काट का नामांकित चित्र बनाइए एवं वर्णन कीजिए। देखिए इस प्रकार से आपको क्या करना है? पुष्प का चित्र बनाना है। जैसे परागण हुआ,
पुट हुआ, वर्तिकाग्र हुआ, प्रागनलिका। जैसे आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे ना, तो बायोलॉजी में इस चित्रों को बना के अच्छे से पढ़ के चले जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे आप इसके बारे में देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अद्विबीजीय पौधों में निषेचन के समय प्रागनली में उपस्थित दो नर युग्मों में से एक नर युग्म बीजांड के साथ संलयित होता है तथा दूसरा युग्म द्वितीय केंद्रक से संलयित होता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को द्विनिषेचन कहते हैं, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए, परागण हवा, पानी या कीटों द्वारा जीवांग के वर्तिकाग्र पर पहुँच जाते हैं, परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं, तब ऐसी प्रक्रिया को परागण कहते हैं, ठीक है। यानी आपसे पूछ देगा परागण किसे कहते हैं, तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। परागण के बाद परागकण से एक परागनली निकलती है। परागनली में दो नर युग्म होते हैं, इनमें से एक नर युग्म परागनली में से होता हुआ बीजांड तक पहुंच जाता है, बीजांड के साथ संलयित हो जाता है, जिससे एक युग्मज मतलब जाइगोट बनते हैं। ऐसे संलयन को निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। युग्मनज समसूत्री विधि द्वारा कई बार विभाजित होते हैं, जिससे अंततः एक नया पौधा बन जाता है। तो इस तरह आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में लिखना पड़ेगा और ये चित्र बनाना सीख लीजिए जरूर से, ठीक है। ये जरूर आपके पेपर में आता है। देखिए अगला है वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, वर्णन कीजिए। इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, 4 नंबर का रहेगा। अगला देखिए, 11 वृक्काणु नेफ्रॉन की रचना तथा उसकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए। और दूसरा है अथवा में मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा पोषक क्रिया को समझाइए। टोटल 6 नंबर का ये प्रश्न रहेगा। दोनों में से कोई एक ही प्रश्न आपको करना रहता है। देखिए ये जो आपको लिखना बनाना रहेगा, तो इस प्रकार से पाचन तंत्र है, इसके बारे में बना लीजिएगा। जैसे देखिए लार ग्रंथि है, ग्रसनी है, श्वासनली है। जैसे मुख से आप भोजन ग्रहण करेंगे तो ये ग्रसनली से होते हुए श्वासनली में चला जाता है, ग्रसनली से होते हुए क्या अमाशय में जाएगा, अमाशय में कुछ पाचन होता है, फिर छोटी आंत में चला जाता है। इस तरह इसका क्या करना रहता है, प्रत्येक भाग को लिख के व्याख्या करना रहता है। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ के जरूर चले जाइएगा ना। तो ये सब प्रश्न आपके पेपर में आता रहता है। जितने प्रश्न थे आप सभी को जो बताए हैं, आप जरूर इन सभी प्रश्नों को एक बार जो नोट्स अपना बनाए होंगे सभी को पढ़ के जरूर जाइएगा। देखिए पेपर के जितने भी क्वेश्चन थे एक प्रकार से वायरल क्वेश्चन थे, सभी प्रश्नों को आप जरूर पढ़िए और सभी प्रश्नों को पढ़ के जाइए, आपके पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। जैसे गणित के पेपर में सभी क्वेश्चन आपके सेम टू सेम फंसे थे, इसी तरह आपके विज्ञान के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो सभी पेपरों को जितना भी कराया जाए आप उसको केवल पढ़ के चले जाइएगा। और देखिए यहाँ पे आप लोगों की मदद से, आप लोगों की सहायता से चैनल जो है आगे अग्रसर हो रहा है। आप लोग इसी तरह प्यार अपना दिखाते रहिए, जिससे चैनल और अग्रसर हो जाए। और अपने दोस्तों के पास वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए।